हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम जानने की कोशिश करेंगे नेशनल इमरजेंसी होती क्या है, इसे किस तरीके से प्रोक्लेम करते हैं और इसे किस तरीके से रिवोक किया जाता है। सबसे पहले आइए जानते हैं कि दरअसल इमरजेंसी के प्रावधान है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में। The emergency provisions are contained in Part 18 of Indian Constitution from Article 352 to 360. These provisions enable central government to meet any abnormal situation effectively. देखिए, दरअसल जब हम सरकार चलाते हैं, यानी कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार चलाती है, तो कभी कभार ऐसे वायलेंट हादसे हो जाते हैं, सेपरेटिस्ट मूवमेंट वगैरह आ जा सकते हैं, या फिर कोई भी इमरजेंसी आ जा सकती है। तब सेंट्रल गवर्नमेंट को चंद स्पेशल पावर्स की बहुत जरूरी होती है ताकि वो इंडिया की यूनिटी, इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को बचाए रख सके। तो इस तरीके के अबनॉर्मल सिचुएशंस में, इमरजेंसी सिचुएशंस में सेंट्रल गवर्नमेंट को चंद पावर्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसे इमरजेंसी पावर्स कहा जाता है। तो ये पार्ट 18 कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 352 से लेकर 360 में पूरे जितने भी आर्टिकल्स हैं, ये सभी इमरजेंसी से डील करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट्स 3 टाइप ऑफ इमरजेंसीज। तो 3 तरीके के आपको डिफरेंट इमरजेंसीज देखने को मिलेंगे। सबसे पहला नेशनल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 352 है, अभी इसके बारे में हम बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, जिसे प्रेसिडेंट रूल भी कहा जा सकता है, जो कि आर्टिकल 356 डील करता है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। हम अगले के चैप्टर्स में या फिर अगले के वीडियोस में इसके बारे में हम बात करेंगे। तो एज ऑफ नाउ आइए जानते हैं कि नेशनल इमरजेंसी होती क्या है। नेशनल इमरजेंसी दैट इज आर्टिकल 352, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल याद रखना। नेशनल इमरजेंसी दैट इज आर्टिकल 352। इट कैन बी डिक्लेयर्ड ऑन बेसिस ऑफ वॉर, यानी कि जब इंडिया किसी दूसरे कंट्री के साथ वॉर पे गया है तब डिक्लेयर कर सकते हैं। एक्सटर्नल अग्रेशन, कोई एक्सटर्नल दूसरी कंट्री हमें इन्वेड करने आ रही है। 1962 में चाइना ने एक्सटर्नल अग्रेशन किया हुआ था अरुणाचल प्रदेश में, तो एक्सटर्नल अग्रेशन। और आर्म्ड रेबेलियन, यानी कि इंटरनली बहुत ही डिस्टर्बेंस है, इंटरनल चंद लोगों ने जो है वो कंट्री के खिलाफ साजिश की है, वो उन्होंने आर्म्स लिए हुए हैं, कंट्री के खिलाफ जो है वो काम कर रहे हैं। अब यूनिटी और इंटीग्रिटी को थ्रेट है इंडिया के फ्रॉम विद इन इंडिया। The term armed rebellion is inserted from 44th Amendment Act, that is 1978. Before this, the term was known as internal disturbance. दरअसल इंदिरा गांधी जी की सरकार पर सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म अगर आया तो इसी आर्म्ड रेबेलियन, यानी कि सबसे पहले इसे इंटरनल डिस्टर्बेंस कहा गया था। यानी कि इंटरनल डिस्टर्बेंस किसी भी तरीके का हो, अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ये लगे कि इंटरनली इंडिया की इंटीग्रिटी को डिस्टर्ब होने की कोशिश है या फिर थ्रेट है, तो वो इमरजेंसी लगा सकते हैं पूरी कंट्री में। तो बाद में जनता सरकार आई थी 1977 में, मोरारजी देसाई जो थे प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने 44th अमेंडमेंट एक्ट पास किया हुआ था, जिसके तहत इस वर्ड इंटरनल इमरजेंसी या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा दिया गया था और आर्म्ड रेबेलियन रखा गया था। यानी कि महज इंटरनली अगर कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, स्ट्राइक्स वगैरह चल रहे हैं, तो वो इमरजेंसी की वहां पर जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वही प्रोटेस्ट, स्ट्राइक्स वगैरह जो है वो आर्म्ड रेबेलियन होते हैं, यानी कि उन्होंने हथियार उठा लिए हैं और सरकार के खिलाफ, देश की यूनिटी के खिलाफ अगर वो काम कर रहे हैं, तो तभी मान लेते हैं सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो अगर वगैरह चल रहे हैं, तो तभी जो है आप इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो बेसिस ऑन वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशंस आप एक्सटर्नल इमरजेंसी कहेंगे, आर्म्ड रेबेलियन को आप इंटरनल इमरजेंसी कहेंगे। तो देखिए, जाहिर सी बात है, नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड इन एंटायर नेशन और एनी पार्ट ऑफ इंडिया। पूरे कंट्री पर भी आप लगा सकते हैं नेशनल इमरजेंसी, या फिर किसी एक स्पेसिफिक पार्ट पर जहां पर इंसर्जेंसी चल रहा है या फिर इंडिया के खिलाफ साजिश की जा रही है, तो उस पार्ट पर भी आप नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। प्रोक्लेमेशन एंड रिवोकेशन, आइए जानते हैं कि प्रोक्लेम किस तरीके से किया जाता है और रिवोक किस तरीके से किया जाता है, यानी कि इसे किस तरीके से विड्रॉ किया जाता है। It must be approved by both the houses within 1 month from the date of its issue with a special majority. देखिए, post 44th Constitutional Amendment Act 1978, दरअसल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर ये एक मैंडेटरी क्लॉज रखा गया कि पूरे कैबिनेट का एक रिटर्न एडवाइस मिलना चाहिए। महज प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर वो इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो पोस्ट 1978 पूरे कैबिनेट को एक रिटर्न फॉर्म में एडवाइस देना चाहिए कि किस लिए जो है इमरजेंसी डिक्लेयर करनी चाहिए, और तभी जो है प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके के डिक्लेयर करने के विद इन 1 मंथ चाहिए कि पूरे 2 हाउसेस, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा में स्पेशल मेजोरिटी के साथ, यानी कि 50% ऑफ द मेंबर्स एंड 2/3 मेंबर्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वोटिंग, अगर वो सहमति दे, तभी जो है पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट की सहमति जब मिले, तभी जो है नेशनल इमरजेंसी वो फर्दर एक्सटेंड होगा, या फिर वहीं पर वो रिवोक किया जाएगा, वहीं पर वो रुक जाएगा। If approved by both the houses, the emergency continues for 6 months. अगर दोनों हाउसेस को ये लगा कि नहीं भाई जरूरत है इमरजेंसी की, हमने स्पेशल मेजोरिटी के साथ इस रेजोल्यूशन को पास किया, तो 6 महीने के लिए वो एक्सटेंड किया जा सकता है, कंटिन्यू होता है इमरजेंसी 6 महीने के लिए। एंड कैन बी एक्सटेंडेड टू एन इंडेफिनाइट पीरियड, इंडेफिनेटली वो एक्सटेंड किया जा सकता है विद अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट फॉर एवरी 6 मंथ्स, हर 6 महीने में एक बार, अगेन स्पेशल मेजोरिटी के साथ। बोथ लोकसभा और राज्यसभा जो है अगर एक्सेप्ट करें, तो इसी तरीके से इंडेफिनेटली हर 6 महीने में एक बार आप इंडेफिनेटली जो है नेशनल इमरजेंसी बढ़ाते जा सकते हैं। The emergency must be revoked if Lok Sabha passes a resolution by simple majority disapproving its continuation.
मान लेते हैं कि यहाँ पर 1 महीने के बाद पार्लियामेंट में ये लगा या फिर प्रोक्लेम करने के विदिन एक 10-15 दिन के बाद लोकसभा को ये लगा कि नहीं, हमें डिसअप्रूव करना है, इमरजेंसी की जरूरत नहीं है। अगर लोकसभा एक छोटा सा रेजोल्यूशन भी पास करें डिसअप्रूव करते हुए सिंपल मेजोरिटी के साथ कि भाई आप रिवोक कर दें, तो चाहिए कि उस नेशनल इमरजेंसी को रिवोक करना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर भी रिवोकेशन का ऑर्डर जो है या फिर जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो प्रेसिडेंट से ही आता है। अगर लोकसभा नहीं, इस तरीके के स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं, अगर एग्जीक्यूटिव ने खुद यानी कि प्राइम मिनिस्टर और उनके कैबिनेट ने ये माना कि रिवोक करना जरूरी है, तो यहाँ पर फिर से पार्लियामेंट के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है, एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर रिवोक करने के लिए काफी होगा। तो दिस इज हाउ अ नेशनल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड एंड रिवोकेटेड। डिक्लेरेशन मेड सो फार, अब तक कितनी बार जो है नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है? सबसे पहली बार ऑन अक्टूबर 1962 ऑन अकाउंट ऑफ चाइनीज एग्रेशन in Northeast Frontier Agency अरुणाचल प्रदेश एंड वाज इन फोर्स टिल जनवरी 1968। तो 6 साल के लिए जो है ये नेशनल इमरजेंसी लगवाई गई थी जब चाइनीज इंडो साइनो वॉर वहां पर चल रहा था। दिसंबर 1971 इन द वेक ऑफ अटैक्स बाय पाकिस्तान, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 1971-72 जब चल रहा था, वहां पर भी नेशनल इमरजेंसी लगवाई गई थी। इवन व्हेन द इमरजेंसी वाज इन ऑपरेशन, दैट इज 1971 जब इमरजेंसी थी, इंदिरा गांधी जी की सरकार ने वॉर डिक्लेयर किया हुआ था बांग्लादेश के लिबरेशन के लिए, तो वहां पर ऑलरेडी इमरजेंसी थी। देन द थर्ड प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी वाज मेड इन जून 1975। यहाँ पर एक्सटर्नल इमरजेंसी, लेकिन यहाँ पर 1975 में इंटरनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी। तो ये तीसरी बार था जब डिक्लेरेशन हुआ था नेशनल इमरजेंसी का, और सबसे ज्यादा बिटर क्रिटिसिज्म इंदिरा गांधी जी पर यही पर हुआ था कि अब उन्होंने इंटरनल डिस्टर्बेंस पर जो है 1975 में एक प्रोक्लेमेशन किया था इमरजेंसी का। बोथ द सेकेंड एंड थर्ड प्रोक्लेमेशंस वर रिवोक्ड इन मार्च 1977। इमीडिएटली जब इंदिरा गांधी जी की सरकार गिर गई और जनता सरकार आई, मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने इमीडिएटली इसे रिवोक किया था 1977 में। बहुत ही बार, कई बार जो है हम क्रिटिसाइज करते हैं कि बहुत ही मानव राइट्स, मानव अधिकार जो है उनका उल्लंघन किया गया था, प्रेस के फ्रीडम को जो है वो रोका गया था। तो इस तरीके से बहुत से एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं नेशनल इमरजेंसी को लेकर। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी नेशनल इमरजेंसी के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।